Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. In today's lecture we are going to talk about the GIT physiology. So GIT physiology में हम सबसे पहले पढ़ते हैं एलिमेंट्री ट्रैक के बारे में। एलिमेंट्री ट्रैक का जो मेन फंक्शन है इन लोगों ने डिस्कस किया है कि ये वाटर सप्लाई करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन एंड न्यूट्रिएंट ये किस तरह सप्लाई होते हैं, इसके लिए रिक्वायर्ड है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री ट्रैक। वहाँ पर सिक्रीशन ऑफ जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वहाँ पे होती है। इसके अलावा जो चीज़ें एब्जॉर्ब होती है वो ब्लड के ज़रिए सर्कुलेट होती है। और लास्टली इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? इट इज़ कंट्रोल बाय द लोकल नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम, इनको कंट्रोल करते हैं। अभी इन लोगों ने बताया कि एलिमेंट्री ट्रैक जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है और इनकी स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है। जिस तरह के ये यहाँ से माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है, लेकिन यहाँ पर आइसोपेगस का अपना फंक्शन है, यहाँ से सिर्फ फूड पास होता है, जबकि स्टमक में यहाँ पर इनकी टेम्पररी इसकी स्टोरेज होती है। इसके अलावा हमारे पास पर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी क्या होती है, थोड़ी सी डाइजेशन हो जाती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हो जाती है। सो इट इज़ ऑल एसोसिएटेड विद ऑल दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। फिर इन लोगों ने बताया है फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ जीआईटी वॉल्स। सो इसके वॉल्स में कौन से लेयर प्रेजेंट है? सबसे पहले जो हमारे पास लेयर आता है दैट इज़ द सेरोसा। मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ कि ये एक्चुअली हिस्टोलॉजी में इसकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेयर हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेयर है दैट इज़ द सेरोसा। फिर हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर आता है। उसके बाद हमारे पास सर्कुलर लेयर आता है। नेक्स्ट हमारे पास सब म्यूकोसा है और फिर म्यूकोसा है। सो दीज आर द लेयर्स विच आर प्रेजेंट इन द जीआईटी वॉल। देन दे हैव डिस्कस्ड अबाउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल। इन लोगों ने बताया कि ये किस तरह फंक्शन करता है। ये इट एक्ट एज सिंसीशियम, मतलब इनके सारे जो मसल फाइबर है वो किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो किस तरह एज अ होल एक्ट करते हैं। सो उसकी तरफ जाते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी मसल फाइबर की जो लेंथ है दैट इज़ अबाउट 200 to 500 माइक्रोमीटर, जबकि इसकी जो डायमीटर है देर इज़ 2 to 10 माइक्रोमीटर। और ये बंडल्स की फॉर्म में होता है। एक बंडल में आलमोस्ट 100 पैरेलल फाइबर्स होते हैं। यहाँ पर जिस तरह के मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है, सर्कुलर लेयर है, ये किस तरह अरेंज्ड है। सो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन या अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्रैक ये प्रेजेंट है, जबकि इसका जो सर्कुलर लेयर है ये सर्कुलर डायरेक्शन में इसके अराउंड प्रेजेंट है। इसकी पोजीशन की बिना पर इसका फंक्शन भी है। जिस लॉन्गिट्यूडिनल लेयर जो है ये जिस तरह के लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में है, सो ये इसकी लेंथ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, जबकि सर्कुलर जो लेयर है ये इसके डायमीटर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। अभी इसके फंक्शन की तरफ आते चले कि किस तरह ये एक्ट एज सिंसीशियम। सो इनके जो जितने भी लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है थ्रू गैप जंक्शन। यानी अगर कहीं भी एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है स्टिमुलस की वजह से, सो ये एज अ होल एक्ट करता है। वो एक मसल फाइबर से बआसानी बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के दूसरे मसल फाइबर में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर इनको कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं होती बिकॉज ऑफ ऑल दीज गैप जंक्शंस, और ये एक्ट एज अ होल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनकी इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है। सो इनमें कौन से क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? इनमें सबसे पहले हमारे पास 2 वेव्स इन्वॉल्व है। देयर इज़ द स्लो वेव्स जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल है। स्लो वेव्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई भी एक्शन पोटेंशियल काज नहीं करते सिवाय स्टमक के। इन लोगों ने लिखा है वो भी मतलब परहैप्स ये स्टमक में ये एक्शन पोटेंशियल काज करते हो, कंट्रक्शन काज करते हो, लेकिन ये बाकी एक्शन पोटेंशियल या कंट्रक्शन वो काज नहीं करता। अब ये इंट्रिंसिक है, मतलब इसके लिए किसी स्टिमुलस की भी ज़रूरत नहीं होती। और ये क्यों कंट्रक्शन काज नहीं करता? क्योंकि इनकी जो वोल्टेज है दैट लाई, इनकी जो इंटेंसिटी है दैट लाई बिटवीन द 5 to 15 मिली वोल्ट्स। मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। नॉर्मली हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है स्मूथ मसल का O -50 to -60 होता है, और इसकी जो वोल्टेज जिस तरह की मैंने बताया स्लो वेव की O 5 to 15 मिली वोल्ट्स है, जो कि मतलब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल उसको काज नहीं होता, और इस तरह ये कोई भी कंट्रक्शन नहीं करता। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? देयर इज़ 3 to 12 पर मिनट, जो कि एलिमेंट्री ट्रैक के
मुख्तलिफ़ पार्ट्स में डिफरेंट है, जिस तरह के 3 to 12 तो होते हैं ये इसका और रेंज है, लेकिन बॉडी ऑफ स्टमक में सिर्फ ये 3 पर मिनट होते हैं, जबकि ड्यूडेनम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 12 पर मिनट होते हैं। इसके अलावा इलियम में 8 to 9 पर मिनट। अभी ये स्लो वेव्स किस वजह से हमारे पास वजूद में आता है? सो इनके लिए जो पेसमेकर है, जिस तरह है हार्ट में हमारे पास पेसमेकर था, एस एनोड यहाँ पे जो रोल परफॉर्म करता है या एक्ट एज अ पेसमेकर, देयर इज़ एक्चुअली इंटरस्टिशियल सेल ऑफ काजल विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द स्मूथ मसल लेयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ काजल है जो कि हमारे पास स्लो वेव्स काज करता है। क्यों काज करता है? इनकी अपनी मतलब ओपनिंग होती है, क्लोजेज होती है और आइन यहाँ पे पास होते हैं। सो इसी वजह से ये स्मूथ मसल के दरमियान रह के ये एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली स्लो वेव्स काज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल आता है, दैट इज़ एक्चुअली द एक्चुअल एक्शन पोटेंशियल, ट्रू एक्शन पोटेंशियल, जो कि हमारे पास वजूद में आता है जब हमारे पास स्लो वेव -40 मिली वोल्ट से आगे आके कहाँ पे आता है? पॉजिटिविटी की तरफ आता है। सो ये काज होते हैं एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द स्लो वेव्स। जिस तरह कि हमको पता है कि हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -50 to -60 है, लेकिन जब ये -40 से ऊपर आके पॉजिटिविटी की तरफ आता है, सो ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल काज करता है। अभी इन लोगों ने लिखा है कि जितना भी स्लो वेव जो है वो उसकी इंटेंसिटी या वो जितना ऊपर आएगा उसके साथ ही स्पाइक पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा। स्पाइक पोटेंशियल हमारे पास इंक्रीज़ या डिक्रीज़, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होंगी। तो अगर ज़्यादा स्लो वेव ऊपर आते हैं तो हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, दैट लाई बिटवीन 1 to 10 स्पाइक पर सेकेंड। अभी इसको अगर हम कंपेयर करें, इसकी जो एक्शन पोटेंशियल है इसको हम नर्व फाइबर के साथ कंपेयर करें, सो इसकी ये कितनी लास्ट करती है? ये ज़्यादा टाइम तक लास्ट करती है, 10 to 40 टाइम मोर देन द नर्व फाइबर यहाँ पे लास्ट करती है। क्यों लास्ट करती है? क्योंकि नर्व फाइबर की जो एक्शन पोटेंशियल है वो सोडियम आयंस पे डिपेंडेंट है, जबकि यहाँ पर जो केस डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास सोडियम आयन के साथ साथ हमारे पास एंट्री होती है लार्ज नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस की, जिसको हम कैल्शियम सोडियम चैनल्स कहते हैं। तो कैल्शियम सोडियम चैनल्स जो कि हमारे पास ज़्यादा टाइम तक ओपन ज़्यादा टाइम लेते हैं टू ओपन एंड क्लोज, एंड दैट्स वाई कि हमारे पास ये एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा टाइम तक रहता है। अभी इस तरह इन लोगों ने बताया है चेंज द वोल्टेज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नॉर्मली हमारे पास एवरेज जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज़ -56 मिली वोल्ट, लेकिन कंडीशंस के चेंज होने की बिना पर ये डिपोलराइज और हाइपर पोलराइज होता है। अगर ये पॉजिटिविटी की तरफ आता है मतलब -40 से ऊपर आके पॉजिटिविटी की तरफ आता है, सो ये डिपोलराइज होता है, जबकि ये नेगेटिविटी की तरफ जब जाता है या नॉन एक्साइटेबल स्टेट की तरफ जाता है यानी हाइपर पोलराइजेशन की तरफ जब जाता है, सो इनके लिए कौन सी कंडीशन है कि ये इनकी तरफ जाता है? सो डिपोलराइजेशन के लिए जो कंडीशन है वो स्ट्रेचिंग ऑफ मसल है, एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ है ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, और इसके अलावा स्टिमुलेशन बाय सेवरल स्पेसिफिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स की वजह से इनकी ये इस तरह डिपोलराइजेशन की तरफ जाता है, जबकि ये हाइपरपोलराइजेशन की तरफ किस वजह से आता है? नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन की रिलीज़ की वजह से, और इसके अलावा स्टिमुलेशन ऑफ सिम्पैथेटिक नर्व्स की वजह से ये इस तरह होता है। अभी जो कंट्रैक्शन मसल कंट्रैक्शन है वो कैल्शियम आयंस के साथ एसोसिएटेड है। ये कैल्शियम आयन की एंट्री जो है जितनी ज़्यादा होगी उतनी मसल कंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। ये स्लो वेव्स की वजह से बिल्कुल भी कैल्शियम आयन उतने नहीं आते, सोडियम आयंस आते हैं लेकिन वो इतना एक्शन पोटेंशियल काज नहीं करते, जबकि कैल्शियम आयन जो है वो स्पाइक पोटेंशियल के ज़्यादा इसकी एंट्री भी ज़्यादा होती है और ये एक्शन पोटेंशियल काज करता है। अभी हमारे पास टोनिक कंट्रैक्शन की बात अगर हम करें तो हमारे पास एक रिदमिकल कंट्रैक्शन है जो कि एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीटेटिवली अकर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिदमिकल कंट्रैक्शन या फेजिक कंट्रैक्शन है जो कि हमारे पास रिपीटेटिवली अकर होता है, लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास ये कंट्रैक्शन
कंटिन्यूसली रहता है, ये रिटेन रहता है। और कौन सी कंडीशन है, इन लोगों ने 3 कंडीशंस डिस्कस किए हुए हैं रिपीटेटिव स्पाइक पोटेंशियल की वजह से। दूसरा जो कंडीशन है दैट इज़ ड्यू टू सम हार्मोन, जिस तरह कि हमने पहले डिस्कस किया एसिटाइलकोलिन उसमें एक है। थर्ड जो है ये कैल्शियम की एंट्री की वजह से मुसलसल हमारे पास कैल्शियम की एंट्री होती है। सो ये इस तरह टॉनिक कंट्रैक्शन ही रहता है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले डिस्कस किया अबाउट द एलिमेंट्री ट्रैक, उसके फंक्शन के बारे में। दिन हमने इसके वॉल्स के बारे में डिस्कस किया कि इनमें कौन से लेयर्स है। दिन हमने डिस्कस किया कि किस तरह ये सिंसिशियम के काम करता है। फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में हमने स्लो वेव स्पाइक पोटेंशियल को डिस्कस किया। एंड लास्टली हमने टॉनिक कंट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल।